नमस्कार प्यारे बच्चों। कक्षा 11 और 12 के जो भी बच्चे इस भूगोल की क्लास को देख रहे हैं उन सब का मेरा हार्दिक अभिनंदन, नमस्कार और आप सबका स्वागत है इस YouTube चैनल पर। आप सब सोच रहे होंगे कि ज्योग्राफी जो अपनी क्लास चल रही है उसमें अपन याद कैसे करें और कौन कौन सी बातें आपको याद करनी है। तो अब तक जो भी वीडियो मैंने अपलोड किया है तो आप ये मत समझना कि जो इसके पीछे की बैकग्राउंड की जो हिस्ट्री मैं बता रहा हूँ वो आपके काम की नहीं है। आप ये समझना ये बहुत काम की बातें आपको बताई जा रही है। चलिए तो अपन जहाँ से पिछली क्लास को ख़त्म किया था आज वहीं से इसकी शुरुआत करते हैं। प्यारे बच्चों, आप लोगों को वो क्लास पसंद आई होगी, मेरा ये मानना है। और आज फिर अपन एक बार अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है भारत की वो कहाँ से लेकर कहाँ तक है उस पर मैंने आप लोगों को ये जो ऊपरी हिस्सा है भारत का, ऊपरी हिस्सा जो यहाँ से लेकर ये जम्मू कश्मीर वाला जो क्षेत्र है, ठीक है, इस पर अपनी बातचीत चल रही थी लास्ट समय में। और यहाँ से मैंने आपको एक बात बताई थी कि ये जो क्षेत्र है जिसको आज भी अपन कहते हैं कि ये भारत के नक्शे में दिखाया जाता है और जिसको POK अपन बोलते हैं। वैसे आपको कहाँ से पढ़ाना शुरू किया था एक बार उस बात को मैं थोड़ा रिपीट कर देता हूँ। अपन बातचीत कर रहे थे कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है यानी स्थलीय सीमा पर कौन कौन से देश स्थित हैं। तो उसमें इधर गुजरात से अपन ने शुरू किया था और गुजरात से लेकर ऐसे मैंने कह रहा था कि आपको सब एक एक देश करके बताए जाएंगे। तो सबसे पहले अपना आया था पाकिस्तान, कि अपनी पाकिस्तान के साथ कौन कौन सी सीमा लगती है और पाकिस्तान की सीमा के साथ साथ सीमा विवाद कौन कौन से हैं, उन विषयों पर अपन बातचीत कर रहे थे। सबसे पहले देखिए पाकिस्तान के साथ तो टोटल आपके 3300 किलोमीटर जो है वो रेखा, जो सीमा रेखा है वो लगती है। कितने किलोमीटर? 3300 किलोमीटर की सीमा रेखा जो है वो पाकिस्तान के साथ सीमा बनाती है हिंदुस्तान की। इसके बाद एक बात और ध्यान रखना है, कौन कौन से राज्य हैं तो आपको बता दिया। इसके साथ गुजरात है, राजस्थान है, पंजाब है और इसके बाद जम्मू कश्मीर जो UT है वो आपका लगता है इस पर। इसके बाद आपको एक बात और ध्यान रखनी है प्यारे बच्चों कि इस सीमा का निर्धारण सर रेडक्लिफ ने किया था। सर रेडक्लिफ ने किया था, सर रेडक्लिफ ने, ठीक है। 1947 के आसपास इस सीमा रेखा का निर्धारण किया गया। एक तरीके से ये मानकर चलो कि एक पेन से की गई सीमा का निर्धारण था। किसने किया? एक अंग्रेज अधिकारी सर रेडक्लिफ ने किया था। सबसे पहले अपन बात कर रहे थे विवाद कौन कौन से हैं भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा के। तो उसका पहला विवाद मैंने आपको पढ़ा दिया था उस दिन, POK विवाद। मैंने आपको ये भी बताया था कि ये POK विवाद क्या था। और पाकिस्तान के कबायलियों ने जब यहाँ हमला किया तो जम्मू कश्मीर के जो महाराजा थे हरीश चंद्र, उन्होंने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए। भारतीय सेना ने सहायता की और कबायलियों को यहाँ से खदेड़ दिया गया। जिस समय कबायलियों को यहाँ से खदेड़ा जा रहा था तो उस समय हमारे भारतीय सेना के एक बहुत ही जांबाज सैनिक जिनका नाम था सेन मानेकशॉ, ठीक है, सेन मानेकशॉ, उसकी बातचीत अपन आगे करेंगे थोड़ी। एक बार इतनी बात समझ लो आप लोग, जब अपन इस क्षेत्र पर लगातार प्रयास कर रहे थे कि कौन कौन सी चीज़ों को ध्यान रखा जाए या कौन कौन सी चीज़ों को लेकर अपन आगे बढ़ें, तो भारतीय सेना के जो अधिकारी थे उन्होंने युद्ध विराम की घोषणा करने से पंडित जवाहरलाल नेहरू को मना किया था कि आप ऐसा ना करें। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सेना से पूछा कि क्या करना चाहिए, क्या इस मुद्दे को UNO में ले जाना चाहिए, तो सेना ने यह साफ मना किया था कि आप हमें कुछ समय और दीजिए, इतने में हम भारत का कब्जा तो छुटवाएंगे, इसके साथ साथ पाकिस्तान पर भी हम कब्जा कर लेंगे, हमें कुछ वक्त दीजिए। लेकिन आदर्श संहिता कह दो या अनुशासन कह दो, इसकी सहूलियत को देखते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे वो इस मुद्दे को लेकर कहाँ गए? UNO में गए, ठीक है। और UNO में आप लोगों को मालूम है, ठीक है, कुछ चौधरी उस समय भी थे। पाकिस्तान उनके कदमों में जाकर गिरा और पाकिस्तान जब कदमों में गिरा उस समय तक ये कहा गया कि युद्ध विराम यहाँ होना चाहिए। और 1949 में यहाँ युद्ध विराम की घोषणा हो गई। कब? 1949 को। और आज जो POK का क्षेत्र है वो हमारे प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के इस मुद्दे को UNO में ले जाने के बाद ये जो क्षेत्र है वो पाकिस्तान के अधीन रह गया, जिसको आज पाकिस्तान वाले तो कहते हैं भारत अधिकृत कश्मीर है और भारत वाले कहते हैं ये पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर है। तो ये मुद्दा आज तक भारत और पाकिस्तान के बीच में बहुत बड़ा मुद्दा रहा है सीमा को लेकर के। और इसकी चर्चा आपने पिछले दिनों सुनी होगी जब 370
धारा जो जम्मू कश्मीर से समाप्त की गई थी 35A और 370, उस समय आपको ये जानकारी होगी कि उस समय एक मुद्दा उछला था कि अब हम क्या लेकर रहेंगे, पीओके पाकिस्तान से लेकर रहेंगे। ये मांग उस समय उठी थी और ये चला था कि अगला मुद्दा जो है वो क्या होना चाहिए, पीओके होना चाहिए। प्यारे बच्चों, आपको इस जमेले में बिल्कुल भी नहीं पढ़ना चाहिए कि किस नेता की वजह से ये कहाँ रहा, क्योंकि ये मुद्दा अपने लिए राजनीति का नहीं, अपने को ये ध्यान रखना है पीओके क्षेत्र जो है वो किस प्रकार भारत और पाकिस्तान के बीच में विवाद का विषय है। और मैंने उसकी पूरी स्टोरी आपके सामने बताने की कोशिश की पिछले वीडियो में भी और इस वीडियो में। अब अपन अगले मुद्दे पर चलते हैं। पहला विवाद का विषय पीओके हो गया अपना। दूसरा विवाद क्या है, देखो ये जो सीमा है ना, मैंने आपको नाम बताया था, इसका नाम है एलओसी। एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइन ऑफ कंट्रोल कहते हैं इसको, नियंत्रण सीमा रेखा है। अब ये मुद्दा क्या है जरा ये समझेंगे अपन थोड़ा सा। इसकी कहानी भी बहुत लंबी, आप थोड़ा धैर्य बनाकर रखोगे तो आपको समझ में आएगी। देखिए इधर से जब अपन चलते हैं तो यहाँ से नेपाल के बाद इधर अपना सिक्किम आता और सिक्किम के बाद भूटान से होते हुए ये अपना अरुणाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश के बाद यहाँ आपको मालूम है कि एक जैसा भारत बड़ा दिखता है वैसा ही एक छोटा सा देश दिखता है जिसका नाम है बांग्लादेश। क्या नाम है? बांग्लादेश। पूरी इनसाइड स्टोरी जो है वो इस लाइन ऑफ कंट्रोल, जो दूसरा मुद्दा भारत और पाकिस्तान के बीच में है, वो सब बता रहा हूँ आपको, ध्यान से सुनना है। इस बांग्लादेश को उस समय कहा जाता था पूर्वी पाकिस्तान, इसको कहा जाता था पूर्वी पाकिस्तान, और इसको कहा जाता था पश्चिमी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान। ठीक, अब हुआ क्या कि 1971 की बात आपसे करने जा रहा हूं मैं। सन 1971 में भारत पाक युद्ध हुआ था, आपको याद होगा, भारत पाक युद्ध 1971। अब उसके पीछे की स्टोरी क्या है वो सुनो जरा थोड़ा। इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी उस समय, जिस समय 1971 की लड़ाई हुई, और भारतीय सेना के सबसे बड़े जांबाज व्यक्ति थे उस समय, सेना के सबसे बड़े अधिकारी सेन मानेकशॉ, सेन मानेकशॉ। ये जो बांग्लादेश है, यहां पर जो लोग रहने वाले थे पाकिस्तान के, वो किसी न किसी कारण से यहां बहुत परेशान थे। क्यों? क्योंकि इस पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तान की जो सेना थी वो बहुत बड़े अत्याचार कर रही थी। यहाँ के लोगों को मारा जा रहा था, काटा जा रहा था, बहुत बड़े अत्याचार इन लोगों पर किए जा रहे थे। उस समय यहाँ के एक चकमा जनजाति है, क्या नाम है? चकमा शरणार्थी। इसका नाम ही आता है चकमा शरणार्थी समस्या, शरणार्थी। अब ये चकमा शरणार्थी जो हैं वो भारत में शरण लेने लगे, और लगभग ये कहा जाता है कि लगभग 1 करोड़ के आसपास या 90 लाख के आसपास ये बांग्लादेश के चकमा शरणार्थी भारत के जो ये पूर्वी राज्य हैं इन राज्यों में आकर बसने लगे। और सबसे बड़ी समस्या आई है असम के आसपास। जब ये लोग यहाँ आने लगे तो इन क्षेत्र के लोगों ने देश की सरकार पर ये दबाव बनाया कि इन शरणार्थी समस्या को समाधान किया जाए, ये लोग हमारे संसाधनों पर अधिकार कर रहे हैं। और उस समय भारत की स्थिति बहुत नाजुक थी, भारत बड़ी गरीबी के रेखा में जी रहा था उस समय। इंदिरा गांधी ने सोचा जल्द से जल्द अगर इस समस्या का समाधान नहीं किया गया तो भारत के सामने बहुत बड़ी भूखमरी की समस्या आ सकती है। ठीक उसी समय इंदिरा गांधी ने यह तय कर लिया था कि इस समस्या का समाधान जल्द से जल्द किया जाएगा। उसने अपने मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई, इंदिरा गांधी ने, कैबिनेट स्तर के जो मंत्री थे उनसे चर्चा हुई कि इस समस्या का समाधान कैसे किया जाए। लोग बड़ी विकट समस्या में हैं, यहाँ खाने की भूखमरी की समस्या पैदा हो रही है यहाँ। और अगर उस समय का भारत अगर आप कभी देखोगे किसी चैनल के माध्यम से या कहीं उस ज़माने की फ़ोटो भी अगर देखोगे तो आपको समस्या पता चल जाएगी कि हम लोग कितने पीछे थे उस ज़माने में।
उसी बैठक में इंदिरा गांधी ने फ़ोन करके बुलाया सेन मानेकशॉ को। ये उस समय हमारी आर्मी के चीफ हुआ करते थे। ध्यान से सुनना, सेन मानेकशॉ कौन व्यक्ति है और ये इसने क्या किया था उस समय भारत के लिए। अब जब उस कैबिनेट स्तर की मीटिंग में इंदिरा गांधी ने सेन मानेकशॉ को बुलाया तो सेन मानेकशॉ से कहा कि हमें पाकिस्तान के साथ युद्ध करना चाहिए, और अगर पाकिस्तान के साथ युद्ध करेंगे तभी इस समस्या का समाधान निकाला जा सकता है, वरना नहीं निकाला जा सकता। सेन मानेकशॉ ने उस समय की आयरन लेडी इंदिरा गांधी को मना कर दिया कि हम युद्ध नहीं कर सकते। जिस ज़माने में इंदिरा गांधी के सामने कोई जुबान लड़ाने की हिम्मत नहीं किया करता था, उस समय आर्मी के चीफ ने, सेन मानेकशॉ ने इंदिरा गांधी से कहा कि आप युद्ध अगर करना चाहते हो तो युद्ध कर सकते हो, लेकिन मैं आपको लिख कर देने को तैयार हूं कि युद्ध में हमारी हार होगी। जब इंदिरा गांधी ने इसकी वजह पूछी तो उन्होंने कहा कि हमारे पास इतने संसाधन नहीं है कि हम अब युद्ध में जाएं, ना हमारी सेना तैयार है, ना हमारे पास इतने संसाधन हैं। तो इंदिरा गांधी ने कहा कि हमें क्या करना चाहिए फिर इस युद्ध को तय करने के लिए। तो सेन मानेकशॉ ने कहा कि आप मुझे 2-2.5-3 महीने का वक्त दीजिए, अगर आप मुझे 2.5-3 महीने का वक्त दोगे तो उसके बाद अपन युद्ध के लिए तैयार हो सकते हैं। इंदिरा गांधी ने कहा कि ठीक है, तो कल दोबारा मिलते हैं अपन। दूसरे दिन इंदिरा गांधी और सेन मानेकशॉ, दो ही लोगों की आपस में बातचीत हुई और इंदिरा गांधी ने सेन मानेकशॉ को पूरे पावर दे दिए कि आप युद्ध की क्या कीजिए, तैयारियां शुरू कीजिए। इसी की पीछे की घटना में इंदिरा गांधी ने अपने सरकार को त्यागपत्र दिलवाकर दोबारा चुनाव करवाए और भारी बहुमत से विजयी होकर दोबारा प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। जब दोबारा देश की प्रधानमंत्री बनी, बनते ही भारत युद्ध की तैयारी कर ही रहा था और भारत ने जिसमें मुख्य रोल अदा किया सेन मानेकशॉ ने अपने कुछ व्यक्तियों को ट्रेनिंग देकर भारतीय सेना के कुछ लोगों को बांग्लादेश में प्रवेश करवाया और वहां रहने वाले कुछ लोगों को अपने पास बुलाकर उन लोगों को भी आर्मी की ट्रेनिंग देना शुरू की। उसी समय, जिस समय अब भारत पूर्ण रूप से युद्ध के लिए तैयार था, कभी भी युद्ध होता भारत पूर्णतया तैयार था। भारत समय की तलाश में था कि युद्ध की शुरुआत कब की जाए, और अच्छा भारत के लिए यह हुआ कि भारत को युद्ध की शुरुआत नहीं करनी पड़ी। तो इससे पहले कि भारत युद्ध की शुरुआत करता, पाकिस्तान ने यह सोचा कि ये भारतीय जो हैं वो हमारे पूर्वी जो पाकिस्तान है उस पाकिस्तान में घुसने का प्रयास कर रहे हैं और ये कभी भी इस पर आक्रमण कर सकते हैं। अगर ये इस पर आक्रमण करेंगे, क्यों नहीं इधर वाले क्षेत्र पर ये कमजोर हैं, तो अपन इस वाले क्षेत्र पर क्या करें, आक्रमण कर दें। और पाकिस्तान ने इधर जम्मू कश्मीर के पुंछ और जो वर्तमान का राजस्थान है उसके लोंगेवाला पोस्ट, आप लोगों को याद होगी, उस लोंगेवाला पोस्ट पर, इधर गुजरात तक की सीमा पर, पूरी सीमा पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी और उनके टैंक इस सीमा के तरफ आने लगे। इधर भारत की सेना के मात्र 120 सैनिक थे और इसके इधर पाकिस्तान के 2000 सैनिक टैंकों से लैस भारत की सीमा की तरफ बढ़ रहे थे। इस समय यहां हमारी आर्मी के जो कमांडर थे वो थे कमांडर कुलदीप सिंह। आपको इनका भी योगदान कभी नहीं भूलना चाहिए। और हमारे जैसलमेर और जोधपुर की एक पोस्ट है जिसका नाम है लोंगेवाला पोस्ट। इस पोस्ट पर ये तैनात थे। जब इधर 2000 की सेना का समाचार कुलदीप को मिला और उनके पास मात्र और मात्र 120 सैनिक थे, तो उनके सैनिकों ने कहा कि हम इनके टैंकों का और 2000 की सेना का मुकाबला कैसे करेंगे, ये तो जल्दी जल्दी हमारी तरफ बढ़ते आ रहे हैं। तो कुलदीप ने अपनी पूरी सैनिक टुकड़ी को ये कहा कि जो लोग वापस जाना चाहते हैं, मौत से डरते हैं, वो लोग वापस चले जाएं, कोई एतराज़ नहीं है। और जो मेरे साथ युद्ध में लड़ना चाहते हैं, साहसी बनकर इस युद्ध को जीतना चाहते हैं, वो यहीं रुक जाएं। उसकी सैनिक टुकड़ी में से एक भी सैनिक की ये हिम्मत नहीं हुई कि वो वापस मुड़ जाए। और 120 के 120 सैनिक उसकी एक आवाज़ पर तैयार हो गए कि सर, हम पाकिस्तान की सेना को जब तक धूल नहीं चटा देंगे यहाँ से वापस नहीं हटेंगे।
पाकिस्तान की सेना लगातार आगे की ओर बढ़ती जा रही थी, टैंकों से हमला करते जा रहे थे। लेकिन उसी समय अच्छा ये हुआ कि हमारे यहाँ एक तार बंदी की जाती थी उस समय, और पाकिस्तान के उन टैंकों के सामने तारों की जब बंदी आई तो पाकिस्तान की सेना ने सोचा क्यों न यहाँ ज़मीन के नीचे उन्होंने बारूदी सुरंग बना दी होगी या ग्रेनेड बिछा दिए होंगे। 2 दिन तक वो पाकिस्तान की सेना इस तारबंदी को क्रॉस नहीं कर पाई, और ये हमारे लिए सबसे प्लस पॉइंट था उस समय। जब ये जानकारी सेन मानेकशॉ और इन सब को लगी तो सेन मानेकशॉ ने 2 तरफा रणनीति तैयार कर रखी थी पहले से। इस क्षेत्र में क्या करना है वो, और इस क्षेत्र में अगर हमला हुआ तो क्या करना है, दोनों तरफ की रणनीति को तैयार करने वाले थे हमारे सबसे बड़े अधिकारी उस समय सेन मानेकशॉ। भारतीय एयरफोर्स को तैयार किया गया, लेकिन उस जमाने में हमारे पास ऐसे जंगी जहाज नहीं थे जो रात में दूसरे देश पर आक्रमण कर सके। सुबह का इंतजार किया जा रहा था, और जब पाकिस्तान के सैनिकों को यहां 2 घंटे का वक्त लगा, इतने में उजाला हो गया, लगभग सुबह का 5:30 बजे का वक्त हो गया। और पहले वाली घटना 4 दिसंबर की है और दूसरी घटना 5 दिसंबर की है। 5 दिसंबर की सुबह भारतीय वायुसेना के जो विमान थे उन्होंने यहां ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। नीचे से कुलदीप जैसे बहादुर सैनिकों ने यहां अपना शौर्य का प्रदर्शन किया, और पूरी सेना ने पाकिस्तानी सेना को खदेड़ दिया। लेकिन उसके बाद आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि ये जो सेन मानेकशॉ जो थे, इसी समय पूरे वैश्विक परिदृश्य में ये घटना हुआ कि पाकिस्तान को ये लगा कि हम युद्ध में तो अब नहीं जीत सकते, तो ये तुरंत भाग कर गया अमेरिका के पास। इनको लगा कि अमेरिका और चीन अपनी सहायता कर सकते हैं, इंग्लैंड अपनी सहायता कर सकता है। लेकिन उस जमाने में भारत का एकमात्र विश्व में सबसे अच्छा दोस्त था, वो था सोवियत संघ, रूस। इंदिरा गांधी ने रूस से बात की तो वहाँ से भारत को यह आश्वासन मिला कि आप चिंता मत कीजिए, आप युद्ध में लड़ते रहिए, जब तक जीतो नहीं तब तक युद्ध में पीछे नहीं हटना है। बस इतना आश्वासन इंदिरा गांधी को वैश्विक परिदृश्य पर मिला। किसी भी हाल में सेन मानेकशॉ पीछे हटने वाले नहीं थे। उस समय इधर से इंग्लैंड ने अपना एक युद्धपोत भेजा भारत पर आक्रमण करने के लिए, लेकिन इधर से रूस जो अपना सबसे बड़ा मित्र था उस जमाने में, उस रूस ने अपने भी जहाज जो थे, युद्धपोत जो थे, उन पर मिसाइलों को तैनात कर दिया। और जैसे ही इंग्लैंड की उस युद्धपोत को आंख दिखाई, वो यहां से सीधे चले गए वापस। फिर वापस आया अमेरिका। अमेरिका का एक जहाज आया इधर से, उसको भी रूस ने यहां से वापस लौटने पर मजबूर कर दिया। जब अमेरिका का जहाज आ रहा था तो भारत को ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं हमारी जीत में ये विघ्न पैदा ना कर दे, और इधर लगातार दोनों सेनाएं आपस में लड़ भिड़ रही थी। तो सेन मानेकशॉ को लगा कि अगर इस युद्ध का विराम नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं युद्ध विराम ना हो जाए, ताकि ऐसा ना हो कि जैसी स्थिति में है वैसी स्थिति में अपने को रुकना पड़े। सेन मानेकशॉ और उनके कमांडर लगातार यहां पाकिस्तान के जो कमांडर थे उन पर दबाव बना रहे थे आत्मसमर्पण का। जैसे कैसे करके पाकिस्तान के जो 90,000 93,000 सैनिक थे उनको आत्मसमर्पण के लिए मजबूर किया जाए। मगर ये ध्यान रखना, पाकिस्तान के जितने भी जंगी जहाज समुद्र में थे उनको भारत के एक INS विक्रांत, INS विक्रांत नाम सुना होगा आपने जहाज का। इस INS विक्रांत जहाज पर तैनात जितने भी मिसाइलें थे उन मिसाइलों से उड़ा दिया गया समुद्र में ही। इनके जितने ठिकाने समुद्र में थे उनको सबको नस्तनाबूद कर दिया गया। अब पाकिस्तान के पास कोई विकल्प नहीं बचा था। अमेरिका का जहाज जब तक भारत के इस बंगाल की खाड़ी वाले क्षेत्र में प्रवेश कर पाता, उससे पहले पहले ही भारत ने पाकिस्तान, जो पूर्वी पाकिस्तान में इनके सेना के कमांडर थे, उनको आत्मसमर्पण के लिए मजबूर कर दिया, घुटने टेकने को मजबूर कर दिया। यहां ढाका पर भारतीय सेना ने अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया और भारतीय सेना ने पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों को घुटने टेकने पर मजबूर किया ही किया, बल्कि आत्मसमर्पण के डॉक्यूमेंट्स पर साइन करवा लिए।
जब इन डॉक्यूमेंट्स पर साइन करवा लिए तो पूरी दुनिया में जश्न मनने लग गया और ये हुआ कि भारत ने बहुत बड़ी जीत हासिल कर ली है। और वाकई में जीत बहुत बड़ी थी और उसका श्रेय उस समय के नेतृत्व को तो जाता ही जाता है, लेकिन उससे ज़्यादा श्रेय जाता है उस समय के आर्मी चीफ सेन मोनिक्सा का, जिनकी नेतृत्व क्षमता इतनी अच्छी थी कि पाकिस्तान आत्मसमर्पण कर पाया। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान को अमेरिका, इंग्लैंड जैसे देशों से सहायता मिलने की कोई संभावना नहीं थी और पश्चिमी पाकिस्तान से पूर्वी पाकिस्तान में भी कोई सहायता उस समय नहीं भेजी गई। अब क्या हुआ आगे वो सुनिए। यहाँ पर 93,000 सैनिकों को भारत ने बंदी बना लिया। उस समय की पाकिस्तान की जो सत्ता थी वो याह्या खान के हाथ में थी। याह्या खान वहाँ के राष्ट्रपति थे। जब याह्या खान सेना में थे, सत्ता को पलटकर वो तानाशाह बनकर याह्या खान वहाँ के राष्ट्रपति बने। कुछ समय बाद वहाँ जुल्फ़िकार अली भुट्टो यहाँ के प्रधानमंत्री बने। बेनज़ीर भुट्टो के पिताजी थे ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो। बेनज़ीर भुट्टो वो जिसकी एक बम कांड आतंकवादी हमले में पाकिस्तान में हत्या कर दी गई, उसके पिताजी थे जुल्फ़िकार भुट्टो। कुछ समय बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो और भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बीच शिमला समझौता हुआ। क्या हुआ? शिमला समझौता। उस शिमला समझौते में, वो शिमला समझौता था 2 जुलाई का, ठीक 2 जुलाई 1972 को हुआ था ये, और ये लड़ाई हुई थी 71 में, दिसंबर के अंत में समाप्त हुई थी। लेकिन 2 जुलाई 1972 को शिमला समझौता हुआ किस किस के बीच? जुल्फ़िकार अली भुट्टो और भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बीच। और उसमें यह तय हुआ कि ये जो लाइन ऑफ कंट्रोल है LOC, इस पर विचार विमर्श किया जाए कि कौन सी निश्चित रेखा होगी। इसमें यह तय हुआ कि कोई देश पहले किसी दूसरे देश पर आक्रमण नहीं करेगा, दोनों के बीच मित्रवत व्यवहार रहेगा, लाइन ऑफ कंट्रोल का डिसाइड दोनों आपस में मिलकर करेंगे, किसी तीसरे देश के बीच में भागीदारी नहीं होगी। उस समय भारत ने उसी शिमला समझौते के तहत पाकिस्तान के 93,000 आत्मसमर्पण करने वाले 93,000 सैनिकों को वापस लौटा दिया। 93,000। लेकिन उस समय हमारी सबसे बड़ी कमजोरी ये रही, ये कहा जाता है कि युद्ध के क्षेत्र में सबसे बड़ी जीत हासिल करते हुए भी भारत शिमला समझौते की टेबल पर हार गया। और वो हार ऐसे गया, अगर उस जमाने में इंदिरा गांधी जुल्फ़िकार भुट्टो के सामने ये प्रस्ताव रखती कि अगर आप हमारा ये POK वापस देते हो तो ही हम आपके 93,000 सैनिकों को लौटाएंगे, तो जुल्फ़िकार भुट्टो को ये करना पड़ता। और ये क्यों किया गया? क्योंकि जुल्फ़िकार भुट्टो ने जब 3 दिन मीटिंग चलने के बाद कोई निर्णय नहीं हो रहा था, तो उस दिन जाने से पहले अंतिम बार उसने इंदिरा गांधी को फ़ोन करके उनसे मिलकर ये कहा कि अगर आप ये समझौता नहीं करोगे तो मैं वापस पाकिस्तान किस मुंह को लेकर जाऊंगा और मेरी सरकार जाना निश्चित है। तब इंदिरा गांधी ने ये कहते हैं कि ये समझौता किया था और उस पर हस्ताक्षर किए। लेकिन उस समय अगर हमारी सूझबूझ होती तो ये POK आज कोई मुद्दा नहीं होता। और उसी मीटिंग में इस POK के बारे में ये कहा गया कि दोनों देश आपस में मिलकर इस LOC का निर्धारण करेंगे, लाइन ऑफ कंट्रोल का निर्धारण करेंगे, इससे आगे पीछे नहीं बढ़ेंगे। तो ये मुद्दा उस समय का है जब दूसरा युद्ध 1971 का हुआ। उसके समय कौन सी चीज़ हमारे लिए विवाद का विषय बनी? LOC। तीसरा मुद्दा भारत और पाकिस्तान के बीच में है सियाचिन। मैंने 2 मुद्दों पर बातचीत कर ली और टोटल 4 मुद्दों पर अपने को बातचीत करनी है प्यारे बच्चों। सेन मोनिक्सो आप लोगों को बहुत अच्छे से याद रखना है, भारतीय सेना के बहुत जांबाज अफसर थे। और बड़े दुख की बात तो ये है कि जब उनकी मृत्यु हुई, उस ज़माने में ये कहा जाता है कि लगभग मनमोहन सिंह जी उस समय देश के प्रधानमंत्री थे और प्रतिभा पाटिल देश की राष्ट्रपति थी, लेकिन उनके अंतिम संस्कार में भी सरकार का कोई नुमाइंदा नहीं पहुंचा।
और उनका जिस प्रकार से इज्जत होनी चाहिए थी उतनी स्वतंत्र भारत में नहीं हो पाई। लेकिन अब्दुल कलाम जिस समय देश के राष्ट्रपति थे उन्होंने उनको अपना गौरव वापस दिलाया, सेंट मोनिक्सा का। तो इस प्रकार के सैनिकों का सम्मान होना चाहिए। चलिए अगला विवाद जो अपना है तीसरा, वो है सियाचिन। कौन सा है? सियाचिन। देखिए सब बात मैं ज्योग्राफी से रिलेटेड ही कर रहा हूँ, हालांकि आपको ये कहानी सुनाई जा रही है, ये सिलेबस से बाहर नहीं है, आप ये न माने, आपको इनकी जानकारी होनी चाहिए पूरी सीमा का, कि अपनी सीमा आज क्या स्थिति है उसकी अगर जानकारी अपने को नहीं होगी तो क्या करेंगे अपन। अब बात करते हैं सियाचिन के। अब मैंने ऊपर वाला ही भाग आपके सामने बनाया, देखिए, ठीक है। ये जो क्षेत्र है यहाँ, ये वाला क्षेत्र, इस क्षेत्र को सियाचिन नाम से जानते हैं अपन आज। और ये विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है, याद रखना, विश्व का सबसे ऊंचा क्या है? युद्ध स्थल है, युद्ध स्थल है। समझ में आ गई बात? इसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये विश्व का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है, ग्लेशियर है, ठीक है। यानी ये वर्ष भर लगभग -48 डिग्री के टेम्परेचर वाला स्थान कौन सा है? वो है सियाचिन। यहाँ वर्ष भर बर्फ की चादर ढकी रहती है। इसको लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच में विवाद किस चीज को लेकर है वो सुनेंगे जरा एक बार। याद आपको ये रखना है कि इस क्षेत्र में लगभग 1/3 भाग पाकिस्तान के पास और 2/3 भाग भारत के पास है। आज की स्थिति में भारत के पास और पाकिस्तान के पास। उस समय कुछ क्षेत्र पाकिस्तान के पास था और कुछ क्षेत्र भारत के पास था। लेकिन एक समय ऐसा आया कि यहाँ जो सैनिक थे, भारतीय और पाकिस्तान के सैनिक, उनका एक दिन का खर्चा लगभग ये कहा जाता है कि वो 8 से 9 करोड़ रुपए का आता था। कितने करोड़ रुपए का? 8 से 9 करोड़ रुपए का खर्चा भारत और प्रत्येक एक देश का आता था वहाँ सैनिकों को रखने के लिए। एक दिन का खर्चा बता रहा हूँ इतना। ये बहुत खर्चीली थी और ये जगह भी कहते हैं कि भारत और पाकिस्तान में किसी वैश्विक दृष्टि से यहाँ कुछ उत्पादन नहीं होता था, लेकिन दोनों की सेनाएं यहाँ रहती थी। तो एक समय ऐसा आया जब भारत और पाकिस्तान दोनों के बीच में ये समझौता हुआ कि भाई ये क्षेत्र अपने किसी वैश्विक काम का नहीं है और हमारी सेना पर व्यर्थ इतना खर्चा होता है, क्यों ना अपन इस पैसे को कहीं और खर्च करें। बात भी सही थी, दोनों से देशों की समझदारी थी। मगर पाकिस्तान के